आपने पिछले भाग में सुना किस तरह इंदिरा ज्योति को अपने घर लाती है, जो भीख मांगते हुए रास्ते पर इंदिरा से मिलती है। इंदिरा बड़े बाप की इकलौती बेटी रहती है और ज्योति के वालिदैन दुनिया से जा चुके होते हैं, और उसके ऊपर ये कि ज्योति बोल भी नहीं सकती। इंदिरा ये सब देखकर ज्योति को अपने घर पे रख लेती है और वो उसके घर का सारा काम करती है और इंदिरा की मस्ती में भी उसका साथ देती है और उसे खूब हंसाती है, लेकिन वो खुद नहीं हंसती है। चलिए दूसरे भाग की कहानी शुरू करते हैं। क्या इंदिरा ज्योति को दीपक की तस्वीर देखते हुए पकड़ पाती है या नहीं? देख क्या रही है? इंदिरा ने पूछा। तुम्हारी तस्वीर। पगली हर वक्त खोई खोई रहती है। कल अपनी तस्वीर देख रही थी। आखिर उसकी परेशानी की वजह क्या है, मैं खुद भी नहीं जानती, इंदिरा ने जवाब दिया। ज्योति चली गई। इंदिरा उसके बावा को ढूंढो, मुमकिन है उसकी जुदाई में मगमूम हो। दोनों कमरे से बाहर निकल आए। ज्योति दीवार से लगकर खड़ी थी और अंगूठे से नाखून तोड़ रही थी। गूंगी ने लाख कोशिश की कि अपने दिल से इस खौफनाक जज्बे को निकाल दे, जिसका जहर लम्हा ब लम्हा बिखरता चला जा रहा था, लेकिन ऐसा ना हो सका। उसका मासूम दिल और उसका दिमाग जंजीरों में जकड़ दिया गया था। इन जंजीरों को तोड़ना उसके लिए बस बात की बात थी। वो रात को बिस्तर पर लेटती तो दिल में अहद कर लेती कि अब सुबह हरगिज इंदिरा के कमरे में नहीं जाएगी, अब हरगिज दीपक की सूरत नहीं दिखेगी। मगर जब सुबह होती तो एक जज्बा बेख्तियार उसे कसा कसा उस जगह ले जाता जहां चमकती हुई दो बड़ी बड़ी आंखें उसे इस तरह महसूस कर लेती जिस तरह सांप की आंखें परिंदे को महसूस कर लेती हैं। उसका हर इरादा दम तोड़ देता। उस वक्त उसकी हालत उस परिंदे की सी हो जाती जिसके पर शिकस्ता हो और वो इंतहाई बेचारगी के आलम में दूर दरख्त की एक शाख पर अपने आसियाने को देख रहा हो। उसकी जबान गूंगी थी मगर दिल तो गूंगा नहीं था, और उसके दिल की जबान उसकी गूंगी जबान से नामालूम क्या कुछ कहती रहती थी। लेकिन जैसे ही वो अपने खूबसूरत जादूगर के सामने आती, आए बाएं के सिवा उसकी जबान से कुछ निकलता ही नहीं था। दीपक हंस पड़ता और गूंगी के सीने का शोला और भी भड़क उठता। कई बार उसने तन्हाई में अपने महबूब के सामने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज को मुंकशिफ बताना चाहा, और जब कभी उसने ऐसी कोशिश की, उसकी बेमानी आवाज दीपक के कहकहों से टकराकर हवा की गोद में दफन हो गई। जिंदगी की कितनी बड़ी महरूमी! दीपक उसकी हरकत को, उसकी बेमानी आवाज को क्या अहमियत दे सकता था? वो समझता था गूंगी बीमार है और बीमार ही की वजह से ऐसी हरकतें कर रही है। इंदिरा को अपनी खादमा का खास ख्याल था। चुनांचे उसने डॉक्टर को बुलाकर गूंगी के इलाज का इरादा कर लिया। डॉक्टर ने गूंगी की तमाम कैफियत सुनी और उसका इलाज करने लगा। गूंगी ने यह समझकर कि उसका राज किसी दूसरे पर मुनकशिफ खुल ना जाए, संभलने की कोशिश शुरू कर दी। आखिर उसकी कोशिश कामयाब हो गई। अब हर शख्स की निगाहों में गूंगी सेहतियाब हो गई थी। गूंगी सोचते सोचते झुंझला उठती, झुंझला झुंझला कर फिर सोचने लगती। वो अपने दिल का राज क्यों कर अपने महबूब पर जाहिर करे, ये बात उसकी समझ में ना आती थी। उसकी सबसे बड़ी तमन्ना यह थी कि उसे एक लम्हे, बस एक लम्हे के लिए जबान मिल जाए और उस एक लम्हे में अपने महबूब को सब कुछ बता दे। लेकिन उसकी आरजू एक गूंगी की आरजू थी, एक कुव्वते गोयाई से महरूम औरत की आरजू थी। उसने आंखों से, हाथ के इशारों से अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन कौन समझ सकता था कि वो क्या कह रही है? कौन जान सकता था कि वो क्या बता रही है? चंद दिन से काफी उसकी बेताबी में इजाफा हो गया था और पहले से भी बढ़कर मुतज्जिब होती जा रही थी। आखिर एक तजवीज उसके जहन में आ गई और इस तजवीज के जहन में आते ही वो एक अजीब जुनून में गिरफ्तार हो गई। इंदिरा ने हैरत से देखा कि वो बरस से कागज पर टेढ़ी तिरछी लकीरें खींच रही है, और दीपक ने ताज्जुब से देखा कि वो बड़ी संजीदगी से अपने जुनून का साथ दे रही है। कई दिन गुजर गए, कई हफ्ते गुजर गए। अब गूंगी का बरस इंसानी शक्ल बनाने में कामयाब हो चुका था। वो दीपक की तस्वीर को अपनी ख्वाबगाह में ले गई जहां उसकी अपनी तस्वीर लटक रही थी। ये वही तस्वीर थी जिसे दीपक ने बनाया था और जो ज्योति को बेहद अजीज थी। कई और हफ्ते गुजर गए। अब गूंगी का जुनून एक तस्वीर में मुंतकिल हो चुका था। तस्वीर में दीपक खड़ा था और ज्योति उसके पांव पर उस तरह झुकी हुई थी कि उसकी दोनों बाहें दीपक की टांगों के गिर्द हमाइल हो गई थी। गूंगी ने अपने कारनामे पर निगाहें डाली और खुद ब खुद शर्मिंदा हो गई। गूंगी का काम खत्म हो चुका था, लेकिन अभी उसका मकसद पूरा नहीं हो सका था। दीपक अपने वतन में था और ज्योति उसकी आमद का इंतजार करने लगी। दीपक आ गया। उसे देखते ही गूंगी का दिल धड़कने लगा। वो अपनी ख्वाबगाह में चली गई। फिर उसने तस्वीर उठाई और ख्वाबगाह से निकलकर बागीचे में जा खड़ी हुई। काफी वक्त गुजर गया और अभी दीपक कमरे में ही था। ज्योति ने तस्वीर को उस पौधे के सामने रख दिया और खुद इंदिरा के कमरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगी। 1-2 मिनट के बाद वो इंदिरा के कमरे की दीवार के साथ खड़ी थी। उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा और यकायक उसकी आंखें तले अंधेरा छा गया।
इंदिरा और दीपक, दीपक और इंदिरा। दीपक के बाजू इंदिरा की गर्दन में हमाइल और इंदिरा के साथ दीपक के सीने पर। इंदिरा और दीपक एक दूसरे में खोए हुए थे। इंदिरा अपना हाथ दीपक के ऊपर और दीपक ने अपना हाथ इंदिरा के सीने पर रखा हुआ था। गूंगी एक लम्हे के लिए भी वहां खड़ी न रह सकी। बागीचे की तरफ जाने लगी और पौधे के करीब पहुंचकर खड़ी हो गई। फिर नस्तर की तरह एक ख्याल उसके दिल में चुभा। उसने तस्वीर को निकाला और उसे पुर्जे पुर्जे करके हवा की लहरों के सुपुर्द कर दिया। दीपक आया, उसका चेहरा चमक रहा था। गूंगी ने उसे देखा और इस तरह खड़ी हो गई जैसे पत्थर की बेजान मूर्ति हो। दीपक कागज के पुर्जों पर कदम रखता हुआ चला गया। जलते हुए चिराग में से एकदम तेल निकाल देने से चिराग की जो कैफियत होती है वही कैफियत ज्योति की हुई। उसकी तमाम उम्मीदें, तमाम आरजुएं खाक में मिल गई थी। उसके मन का दीपक बुझ चुका था। ताहम उसने अपनी तमाम तर तवज्जो घर के कामों पर मुर्तकिज कर दी। वो सुबह से लेकर शाम तक एक साहीन की तरह काम करती रहती और चाहती थी कि हर वक्त काम करती रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत में कुछ तब्दीली सी पैदा होने लगी। इंदिरा की मंगनी दीपक से हो गई और चंद रोज के बाद शादी की तैयारी होने लगी। ज्योति एक वफादार खादिमा की तरह शादी की तैयारियों में हिस्सा लेने लगी। एक दिन इंदिरा और दीपक उस रिश्ते में मुंसलिक हो गए जिस रिश्ते को दुनिया शादी कहती है। क्योंकि दीपक एक गरीब मुसव्विर था, इसलिए सेठ बद्री प्रसाद ने अपनी बेटी और दामाद को अपने बंगले में रहने की इजाजत दे दी। इंदिरा गूंगी को अपने लिए बहुत बड़ा जरियाए तफरीह समझती थी, इसलिए वो गूंगी को भी अपने साथ ले जाने लगी। गूंगी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, मगर इंदिरा के सामने उसके इनकार की क्या हकीकत थी। तीनों हस्तियां शहर के बाहर एक शानदार बंगले में जिंदगी गुजारने लगी। कुछ देर के लिए गूंगी की तबीयत में सुकून पैदा हो गया था, मगर यह सुकून समंदर के उस सुकून की मानिंद था जो एक कयामत खेज और खौफनाक तूफान की पेश खेमा साबित होता है। उसका दिल हर वक्त बेचैन रहता था और उसका दिमाग हर लम्हा एक कसमकस में गिरफ्तार। वो कोशिश करती थी कि ये बेचैनी दूर हो जाए, उसके दिमाग को इस कसमकस से निजात मिल जाए, लेकिन ना तो बेचैनी दूर होती और ना कसमकस से निजात मिलती। काम करते वक्त या दिल को समझाते वक्त वो समझ लेती कि उसके दिल का जख्म हमेशा के लिए मुंदलिल हो गया, मगर जैसे ही उस जख्म में एक टीस सी उठती वो परेशान हो जाती और ये परेशानी उसके जख्म में नस्तर सा चुभो कर जख्म को और गहरा कर देती थी। एक दिन उसने घर से भाग जाने का इरादा कर लिया। वो ये इरादे लेकर दरवाजे तक गई। अचानक दीपक का चेहरा नजर आ गया और वो इस तरह लौट आई जिस तरह दरिया की लहर साहिल पर खड़ी हुई किसी चीज को बहा कर ले जाती है। उसके दिल में हर वक्त जज्बाए मोहब्बत और जज्बाए खौफ के दरमियान एक कसमकस थी। कभी तो खौफ का कसीब बादल मोहब्बत की आग पर इस तरह छा जाता कि ज्योति अपने चेहरे पर हाथ रख लेती और भाग जाने का इरादा कर लेती, और कभी ये आग इस तरह भड़क उठती कि खौफ का बादल उसके सोलों पर धुएं की बारीक सी चादर बन जाता। आखिर वो कब तक जब्त करती? इस्तिराब और बेचैनी की चंद लहरें उठी और उसके सुकून और जब्त को तिनकों की तरह बहा कर ले गईं। जब कभी वो कमरे में तनहा होती और समझती कि मालिका दूसरे कमरे में काम कर रही है, तो वो दीपक की कमीज को सीने से लगाकर जोर जोर से भींचने लगती। एक दिन वो कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने दीपक की तस्वीर पड़ी थी जिसे वो आंसू भरी आंखों से देख रही थी। उसने लरसते हुए हाथों से फोटो उठाया और उसे आंखों से बहुत करीब ले आई। आंसुओं ने उसकी आंखों पर इस तरह नकाब डाली हुई थी कि वो अपनी मालिका को भी न देख सकी, जो उसकी दाएं जानिब खड़ी उस मंजर को हैरत से देख रही थी। इंदिरा आज तक इस कदर हैरान नहीं हुई थी। वो चुपचाप कमरे से निकल गई। उसके दिल में एक कांटा सा चुभने लगा था। मेरे शौहर के फोटो को इस आलम में देखना, आखिर ये क्या मुआवजा है? गूंगी को हो क्या गया है? आज पागल हो गई है? पागल, उसने मेरे फोटो को क्यों नहीं देखा? खास तौर पर दीपक के फोटो को क्यों देख रही है? इंदिरा उस दिन शाम तक इन्हीं ख्यालात में गर्क रही। एक दिन बारिश हो रही थी। ज्योति किसी काम की गरज से सहन में से गुजर रही थी कि उसका पांव फिसला और वो धम से जमीन पर गिर पड़ी। दीपक भागकर उसकी तरफ गया और उसे बेहोशी की हालत में उठाकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। बेचारी बेहोश हो गई है, दीपक ने अपनी बीवी से मुखातिब होकर कहा। बीवी ने देखा कि गूंगी की बाहें उसके शौहर की गर्दन में हमाइल हैं। इसे चारपाई पर लिटा दीजिए। इंदिरा ने चीप जबी होकर कहा। लिटाऊं कैसे? देखो तो बेचारी का क्या हाल है। इंदिरा ने गूंगी की बाहों को जोर से झटका दिया। गूंगी ने एक हल्की सी चीख के साथ आंखें खोल दी। दीपक ने उसे चारपाई पर लिटा दिया और अपनी बीवी पर खफा होने लगा कि उसने ज्योति की बाहों को झटका देकर उसे डरा दिया था। वाकई उस वक्त गूंगी की हालत एक खौफजदा हिरनी की सी थी। इसके बाद ज्योति की तरफ से इंदिरा बदगुमान हो गई। उसका रवैया यकसर बदल गया। वो बात बात पर ज्योति को बुरा भला कहने लगी, बल्कि बाज औकात फरते गम व गुस्सा में उसने थप्पड़ भी लगाने लगी। एक दिन उसने गूंगी की पिसली पर जोर से लात मारी। गूंगी दर्द से बिलबिला उठी, फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वो और चारपाई पर गिर पड़ी। सुबह इंदिरा और दीपक ने देखा कि गूंगी बंगले में नहीं है।
दीपक हैरान था कि वो कहाँ चली गई है और इंदिरा मुतमईन थी कि बला से निजात मिल गई। घर से निकलकर गूंगी हैरान थी कि किधर जाए, कहाँ जाए। उसने चाहा कि फिर गदागरी करके गुजारा कर ले, लेकिन अब ये उसके बस का रोजगार ना था। उसने चाहा कि अपनी जिंदगी का खात्मा कर दे, लेकिन अभी वो दरिया से कुछ दूर ही थी कि भूख और प्यास की शिद्दत से बेहोश हो गई। उसने इत्तेफाक से गांव के जमींदार की दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठकर इधर से गुजर रही थीं। उन्होंने एक औरत को बेहोश देखा तो अजहारे रहम उसके पास गईं और उसे हिलाने लगी। गूंगी ने आंखें खोल दी। लड़कियों ने उसे बहुत देरा बुलाया लेकिन वो उन्हें टकटकी बांध कर देखती रही। लड़कियां उसे गांव में ले आईं। शाम के वक्त कहीं जाकर गूंगी ने इशारे किए। घर वालों ने समझ लिया कि बेचारी गूंगी है, अब वहीं रहने लगी। दीपक पर एक खौफनाक बीमारी का शदीद हमला हुआ जिसने उसके चेहरे की तमाम खूबसूरती छीन ली। अब वो चंद कदम भी चलता था तो उसकी टांगें लड़खड़ाने लगती थी। इंदिरा को कभी ख्याल भी ना हो सकता था कि उसका हसीन शौहर इस कदर बदसूरत, इस दर्जा करी उल मंजर हो जाएगा। शौहर की बदसूरती ने उस पर खास असर किया और इसका नतीजा यह हुआ कि अब उसके दिल में शौहर की वो मोहब्बत ना रही जो पहले थी। शदीद बीमारी ने दीपक के मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया था और ये चिड़चिड़ापन इंदिरा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त चीज थी। चुनांचे हर रोज उन दोनों में तकरार होती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। दिवाली की रात थी। इंदिरा का बच्चा खिलौनों के लिए जिद करने लगा। इंदिरा और दीपक दोनों बच्चे को साथ लेकर बंगले से निकल आए। जमींदार की लड़कियां भी गूंगी को साथ लिए बाजारों में घूम रही थीं। गूंगी उनके पीछे पीछे चीजें उठाए चली जा रही थी। उसकी नजर इंदिरा पर पड़ी, फिर इंदिरा के चेहरे से हटकर दीपक के चेहरे पर। हैरत से उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसने अपनी आंखों को 2-3 बार मला, मगर उसके सामने दीपक ही खड़ा था। गूंगी के दिल में बीसियों नस्तर चुप गए। जमींदार की लड़कियां तो हंसती हुई आगे निकल गईं और उन्हें गूंगी की उस वक्त खबर मिली जब वो टांगे की लपेट में आकर जख्मी हो चुकी थी। गूंगी पहले से भी बढ़कर बेताब हो गई। उसके दिल का जख्म जिसकी खून फिसानी बंद हो गई थी अब फिर फट गया। उसका महबूब शदीद बीमार है, यह ख्याल एक लम्हे के लिए भी उसे नहीं भूलता था। एक लम्हे के लिए भी उसकी बेकरारी कम ना होती थी। वो कोयले की दीवारों पर दीपक की तस्वीर बनाती थी और फिर उसे मिटा देती थी। उसकी सबसे बड़ी, सबसे आखिरी आरजू ये थी कि एक बार अपने महबूब को देख ले। उसे यकीन हो गया था कि वो अनकरीब मर जाएगा। एक तूफानी रात थी। ठंडी हवा के जिस्म खराज झोंके शोर पैदा करते हुए चल रहे थे। उस वक्त जो हालात फिजा की थी वही गूंगी के दिल की थी। वो बेकरारी से मगलूब हो गई। उसे खुद भी मालूम ना हुआ कि वो क्या कर रही है। उस वक्त उसे होश आया जब लालटेन उठाए तेजी के साथ चली जा रही थी। बारिश चीखते हुए तेज धुंध और हड्डियों में सिगाफ करते हुए हवा के झोंके। गूंगी तेज चली जा रही थी। एक जगह पहुंचकर वो धम से गिर पड़ी। उसकी टांग पर कई जख्म आए और पांव खून आलूद हो गए, मगर वो एक कराह के साथ फिर उठी और ज्यादा तेजी से चलने लगी। आखिर गूंगी बंगले के करीब पहुंच गई। दीपक अपने कमरे में तनहा लेटा हुआ था। वो तनहा था और शदीद बीमार। बीवी नाराज होकर मैके चली गई थी। यकायक उसने कदमों की चाप सुनी। वो बिजली का बटन दबाने के लिए उठा। अभी उसका हाथ बटन तक नहीं पहुंचा था कि फरते जोफ से गिर पड़ा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी हड्डियां पीस दी गई हैं। फिजा में आ वा की आसी आवाजें आने लगी। दीपक ने सर उठाकर देखा, रोशनी और फिर गूंगी का चेहरा। ज्योति, दीपक ने हैरत से कहा, तुम यहाँ ज्योति? ज्योति आगे बढ़ गई। उसने लालटेन खिड़की के करीब रख दी। 2-3 लम्हे खामोश साकित खड़ी रही और फिर बेख्तियार होकर उसने दीपक के हाथ पकड़ लिए। हवा के तुंद झोंकों से खिड़की खुल गई। लालटेन दूसरी तरफ जा गिरी। कमरे में अंधेरा छा गया। बिजली चमकी। ज्योति ने अपने महबूब के चेहरे को देखा। उसके होंठ हिले और फिजा में एक आवाज पैदा हुई, दीपक। दूसरे लम्हे में गूंगी की टांगे लड़खड़ाई और वो धम से गिर पड़ी। सुबह इंदिरा हजारों शिकवे और शिकायतें लिए हुए बंगले में दाखिल हुई और जल्दी जल्दी कदम उठाती दीपक के कमरे में आ गई। वहां पहुंचते ही हैरत से एक कदम पीछे हट गई। दीपक फर्श पर गिरा पड़ा था। ज्योति भी गिरी पड़ी थी। उसकी दोनों बाहें दीपक की टांगों के गिर्द लिपटी हुई थी और दोनों के जिस्म सर्द थे और दोनों दुनिया से जा चुके थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी भी पसंद आई है तो मेरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।